हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की एसएससी सीजीएल की एग्जाम चल रही है। जो 2022 के लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम अभी चल रही है। 4 दिसंबर तक की जो दोस्तों सभी शिफ्टों का एनालिसिस हम कर चुके हैं। 4 दिसंबर को संडे होने के कारण किसी प्रकार की आपकी एग्जाम नहीं थी, इसीलिए आपको 4 दिसंबर का यहाँ पे एनालिसिस नहीं मिला है। आज सोमवार को 5 दिसंबर की सभी शिफ्टों का एनालिसिस हम लेकर यहाँ आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूँ। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो अन्य सभी शिफ्टों का आपको एनालिसिस मिल सके और आपने जो आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी जो एग्जाम होने वाली उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि जो यहाँ पे पिछले जो शिफ्टों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उन शिफ्टों के हिसाब से किस टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार की समस्त जो आपको पता होगी तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पे अपना जो बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और अपनी तैयारी को आप अग्रिम पंक्ति तक ले जा सके। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए यहाँ पे आज बात करेंगे 5 दिसंबर की आल शिफ्ट की। दोस्तों, हाँ, 5 दिसंबर की आल जो सभी शिफ्ट हो चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, उन सभी के जो जीके जीएस के जो 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, उनका बिल्कुल 100% जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सवालों का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं और आपको मिलने वाली है 5 दिसंबर की सभी शिफ्टों के आंसर की। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वह आप ही के द्वारा हमें भेजे गए हैं और उन हिसाब से ही उसके आसपास के जो और क्वेश्चन आपको आगे आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं, इस पर समस्त प्रकार की यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रथम क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन है। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया था लू, तो लू एक स्थानीय पवन है। जी हाँ, जो उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूलभरी और प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। जी हाँ, जो उत्तर पूर्व भारत होता है उसके अंदर धूलभरी और जो प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मध्य जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था। तो जो महमूद गजनवी है भारत पे जो अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था, तो वह मध्य अफगानिस्तान से आया था। जी हाँ, मध्य अफगानिस्तान से आया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। जी हाँ, यह जो महमूद गजनवी है वह गजनी के गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों के पंचायत चुनाव कौन करवाता है। तो राज्यों के पंचायत चुनाव कौन करवाता है, जिस हिसाब से केंद्र में जो निर्वाचन आयोग होता है उसी हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यों की पंचायत चुनाव का जो जिम्मा लिया जाता है, करवाए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो जो यहाँ पे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है तो यह एक किस राज्य की पहल है। तो यह तमिलनाडु राज्य की पहल है। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य की पहल है। इसमें एवरी स्टूडेंट इज टू बी प्रोवाइडेड 150 से 500 ग्राम ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंटों को तमिलनाडु में 150 से 500 ग्राम यहाँ पे नाश्ता जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाश्ता के अंदर दोस्तों सांबर होगा। सांबर के अलावा वेजिटेबल सब्जियां होगी इनके अंदर। ऑन 2 days द ब्रेकफास्ट विल बी मेड ऑफ मिल्स। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो तमिलनाडु की दोस्तों जो स्टूडेंट है उन्हें प्रत्येक स्टूडेंट को 150 से 500 ग्राम तक ब्रेकफास्ट मिलेगा। इस ब्रेकफास्ट में सांबर होने वाला है और जो वेजिटेबल्स होती हैं वह होने वाला है। तो आपको यह पता होना चाहिए। और आप सब जो एनालिसिस देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन योजना से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जो भारत की जो मुख्य मुख्य योजनाएं हैं जो समस्त स्टेटों की, उनको दोस्तों एक बार देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और एक नंबर सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो जो दिल्ली में एम्स है उसके जो निदेशक के पद पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है तो वह किन व्यक्ति की गई है। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास। जी हाँ, डॉक्टर एम श्रीनिवास को अभी हाल ही में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की खोज किसने की थी। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है थोरियम, तो इसकी खोज किसने की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैकब बर्जीलियस। जी हाँ, बर्जीलियस ने थोरियम जो तत्व है उसकी खोज की थी। और बात की जाए कि जो थोरियम धातु की खोज 1828 में
जी हाँ, यहाँ पे नाम पूछा गया है किसके द्वारा की गई थी, तो यह सन भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। तो 1828 में जो बर्जीलियस ने थोरियम तत्व की खोज की थी। और बात की जाए कि जो थोरियम होता है, थोरियम का जो एस्क क्या होता है, तो जो मोनोजाइट होता है, मोनोजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण एस्क होता है। तो आपको यह एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है। तो अकबरनामा जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई, आपको यह पता होना चाहिए। तो जो अकबर के काल के जो समस्त घटनाक्रम के बारे में अबुल फजल ने, जी हाँ, अबुल फजल ने, अकबर के जो 9 रत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा यह अकबरनामा लिखी गई। और इसमें जो प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। तो दोस्तों यह जो कई भागों में लिखा गया, जिसके प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। तो पहले भाग के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा के प्रथम भाग में किसका वर्णन किया गया है, तो अकबरनामा के प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे भाग में किसका वर्णन किया गया है या किससे संबंधित है। तो जो अकबरनामा के दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है, जो अकबर के काल में जो घटनाक्रम होता है उन सभी के बारे में हमें पता चलता है अकबरनामा के द्वितीय भाग से। जी हाँ, अकबरनामा के द्वितीय भाग से। और जो अकबरनामा में तीसरा भाग है अर्थात आईने अकबरी जिसे कहा जाता है, जी हाँ, आईने अकबरी जिसे कहा जाता है, अकबर के शासनकाल से संबंधित जो समस्त आंकड़े हैं तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का वर्णन जो आईने अकबरी में किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अकबरनामा जो कितने भागों में लिखा गया है। तो अकबरनामा को 3 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में है जो अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है। और जो तीसरा भाग है और महत्वपूर्ण भाग है आईने अकबरी, इस आईने अकबरी भाग में अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का वर्णन किया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, ये कि जो किस राजा या किस शासक के बारे में इसमें लिखा गया है, कितने भागों में वर्णित है, पहले भाग में क्या वर्णित किया गया है, दूसरे भाग में क्या इंगित किया गया है और तीसरे भाग में क्या इंगित किया गया है। तो इस प्रकार से समझते यहाँ से आपको क्वेश्चन कंफर्म हो चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पहले स्थान पर जो चावल का उत्पादक देशों में आता है वह चीन है। जी हाँ, चीन चावल उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है विश्व में। और दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। जी हाँ, भारत दूसरे नंबर पर आता है। चावल के सबसे बड़े उत्पादक देश की बात की जाती है तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। दोस्तों यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारत में जो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। तो बात की जाए कि 10 से 11 कब किया गया, तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें 10 थे और जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य है जो कि मूल संविधान में 10 हुआ करते थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। जी हाँ, जो मौलिक कर्तव्य है यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं। और जब जोड़े गए थे तब जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन होता है इसमें एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 11 थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बात की जाती है तो 10 होती है। जी हाँ, मूल संविधान में है और यह वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये समस्त बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एग्जामिनर भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ सकता है तो वह इसका कब लागू किया गया, आरंभ में कितने जो मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे और अब जो वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में कितने थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो यहाँ पे एक मौलिक अधिकार बढ़ाया गया। तो समस्त क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है। और दोस्तों स्टैटिक्स आईक्यू परिवार यह नहीं चाहता कि स्टैटिक्स आईक्यू परिवार से जो भी विद्यार्थी एनालिसिस देखता है उसका आगे आने वाली शिफ्ट में दोस्तों इसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वह गलत हो। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को दोस्तों सुचारू रूप से चालू रख सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है 1791 में बनारस में कौन सा कॉलेज खुला था। तो जो 1791 में बनारस में कौन सा कॉलेज खोला गया था, तो दोस्तों बात की जाती है 1791 में हिंदू कानून और जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। जी हाँ, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई जो कि 1791 में की गई। किसके द्वारा की गई, जोनाथन डंकन ने। जी हाँ, जोनाथन डंकन के द्वारा
जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी शहर, जी हाँ, वाराणसी शहर के अंदर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, 1791 में बनारस में कौन सा कॉलेज खुला था? तो जो संस्कृत महाविद्यालय वह कॉलेज खोला गया। कहाँ खोला गया? बनारस में खोला गया, वाराणसी में खोला गया। किस सब्जेक्ट की यहाँ पे या किस विषय की पढ़ाई के लिए खोला गया? जिसमें सब्जेक्ट है हिंदू कानून और जो दर्शन शास्त्र के लिए है जो कॉलेज का आरंभ किया गया। फिर बात की जाती है कब किया गया? 1791 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। तो आपको समझती है क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का जो माइंड सेट होता है वह क्वेश्चन की जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके इर्द गिर्द ही दोस्तों क्वेश्चन घुमाकर आगे आने वाली जो शिफ्ट होती है उनमें पूछा करता है। तो यहाँ से आपको ये समस्त तथ्य पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो जो साहित्य पुरस्कार विजेता होता है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो साहित्य पुरस्कार है इसका आरंभ 1955 में होता है। जी हाँ, इसका आरंभ होता है 1955 में होता है। और यहाँ पे जो पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है वह 5,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। जी हाँ, 5,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर साहित्य पुरस्कार विजेता को दिए जाते हैं। वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। जी हाँ, जब इसका आरंभ 1955 में किया गया था तो आरंभ के समय इसमें कितने रुपए दिए जाते? तो आरंभ के समय इसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए, जी हाँ, 1 लाख रुपए कर दिए गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में साहित्य पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो दोस्तों आपको भी यहाँ से पता होना चाहिए कि आरंभ में इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती थी, इसका आरंभ कब हुआ, इस प्रकार के समस्त क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पे बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने जितना भी अभी तक एनालिसिस देखा है, 1 दिसंबर का हो, चाहे 2 दिसंबर का हो, 3 का हो, 4 को संडे था, उन सभी में दोस्तों आपने देखा है कि जनगणना से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पुटअप कर रहा है। तो आपका मेरे से एक ही सलाह है कि यदि आपका आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आप एक तो योजना से जो भारत की समस्त मुख्य योजना है वह पढ़कर जाएं, एक जो यहाँ पे जनगणना को दोस्तों कवर करके जाएं। जनगणना के अलावा एक और जो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है हर शिफ्ट में, तो पंचवर्षीय योजना भी आपको देखकर जानी है। वीडियो के अंत में हम बात करने वाले हैं जो किन किन टॉपिकों से दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, उन सभी टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं भेजे गए स्टूडेंट के अनुसार। जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है तो यहाँ पे दिल्ली आता है। यदि दिल्ली ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर चंडीगढ़ आने वाला है। जी हाँ, दिल्ली पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन आया था आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं, क्योंकि जो 5 दिसंबर की कौन शिफ्ट में दोस्तों क्या ऑप्शन दिए गए थे इसमें आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या इसके प्रॉपर ऑप्शन है, क्या दिए गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन भेजा गया है तो यहाँ पे मेरे अनुसार 2011 की जनगणना में जो केंद्र शासित प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता था वह था दिल्ली, और दिल्ली के बाद में दूसरा नंबर आता है चंडीगढ़, जो कि यह भी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है भित्तरगांव का मंदिर किस प्रकार का बना हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे भित्तरगांव का मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो भित्तरगांव का मंदिर है किस राज्य में है, तो ये दोस्तों कानपुर जिले में, जी हाँ, कानपुर जिले में, यूपी में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भित्तरगांव का मंदिर है। जी हाँ, भित्तरगांव के मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों कानपुर यूपी में है। जी हाँ, कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश में है। इस मंदिर का निर्माण पक्की मिट्टी की ईंटों से किया गया है। जी हाँ, किस प्रकार का बना हुआ है, तो यह पक्की मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि सिद्धू कान्हू किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ से सिद्धू कान्हू कौन से आंदोलन से संबंधित है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो बात की जाती है संथाल विद्रोह की। जी हाँ, संथाल विद्रोह है, इसका दूसरा नाम था हूल आंदोलन। तो हूल आंदोलन या संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया वह सिद्धू कान्हू ने किया। जी हाँ, तो सिद्धू कान्हू किस आंदोलन से संबंधित थे, तो यह ऑप्शन में संथाल विद्रोह दिया होगा तो वह होने वाला है। अन्यथा जो हूल आंदोलन दिया हुआ होगा तो हूल आंदोलन का नेतृत्व भी सिद्धू कान्हू ने किया, और इस हूल आंदोलन का ये अन्य नाम है जो संथाल विद्रोह भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। चौहान वंश या चाहवान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो दोस्तों आपने देखा है
कि जो चौहान वंश था, जो दिल्ली पे शासक हुआ, दिल्ली सांबर और अजमेर पे जो शासन किया करता था वह चौहान वंश, और इसके सबसे प्रतापी जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय थे। जी हाँ, पृथ्वीराज तृतीय थे। और दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के एक महत्वपूर्ण कवि दरबारी हुआ करते थे जिनका नाम है चंद्रबरदाई। जी हाँ, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने ही दोस्तों जो लिखी है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की दोस्तों रचना की है। तो यहाँ से चंद्रबरदाई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और चौहान वंश या चाहवान वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था वह पृथ्वीराज तृतीय था। और पृथ्वीराज चौहान ही दोस्तों इसका नाम था, इसका पूर्ण नाम था पृथ्वीराज तृतीय। और इसने जो मोहम्मद गोरी के साथ में जो तराइन का युद्ध लड़ता है, पहले युद्ध में इसने जो मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है और इसे माफ कर देता है। लेकिन जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय को जो मोहम्मद गोरी का सामना करना पड़ता है। और जो कन्नौज के गढ़वाल के जो जयचंद थे उन्होंने जो मोहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और वहां पे जो गजनवी में ले जाकर उनको दोस्तों अंधा कर दिया गया। और चंद्रबरदाई और जो पृथ्वीराज रासो को दोनों को बंदी बनाकर वहां पे रखा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय हुआ करते थे। तो जो दोस्तों जो यह जो पृथ्वीराज चौहान है, यह शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो शब्दवेदी बाण भी जो तो पृथ्वीराज चौहान चलाया करते थे। तो चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो में कहा है कि जब राजा सिंहासन पर बैठा रहता है, राजा है जो मोहम्मद गोरी सिंहासन पर बैठा रहता है, तब जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तीर चलाया जाता है और तीर चलाने के कारण मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से बखान भी दोस्तों चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो में किया है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रदान ताके ऊपर है सुल्तान मत चूके रे चौहान। इस प्रकार से इन्होंने एक कविता के माध्यम से या पंक्ति के माध्यम से जो पृथ्वीराज चौहान को कहा और उन्होंने 3 जो अपने बाण का संधान किया और जो मोहम्मद गोरी को दोस्तों मार गिराया। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ी ज्यादा ही चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे लगान फिल्म दोस्तों मैं आशा करता हूँ लगान फिल्म आप सभी ने देखी होगी, जो कचरा बॉलिंग करवाता है दोस्तों, बुरा खेलता है। उस फिल्म में आमिर खान के द्वारा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रिकेट मैच का दोस्तों जो वर्णन किया गया है वह काफी जो अविश्वसनीय है, वह जो काफी तारीफ लायक है। तो जो यहाँ पे जो कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है वह राजू खान को दिया गया है। जी हाँ, राजू खान को लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और यह आज 5 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात की जाए कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया गया है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं है क्योंकि इसमें दोस्तों ओडीआई पूछा गया है या 2020 पूछा गया है। तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है यह कंफर्म नहीं है। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की अभी तक जो ओडीआई की 3 बार मेजबानी कर चुका है, 1987 में, 1996 में और 2011 में। जबकि 2020 वर्ल्ड कप की बात की जाती है तो 2016 में भी 2020 वर्ल्ड कप का जो होस्ट है इंडिया के द्वारा किया गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 बार भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट कर चुका है या मेजबानी कर चुका है। और जबकि ओडीआई की बात की जाती है तो ओडीआई 1987 में, 1996 में, 2011 में किया है। लेकिन जब 2020 को शामिल किया जाता है तो 2016 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इस प्रकार भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 बार होस्ट किया जा चुका है, जिनमें 3 बार ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल मैच होता है वह है, और 1 बार 2020 वर्ल्ड कप का भी होस्ट कर चुका है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उगादी त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पे उगादी त्योहार से पूछा गया है। तो जो उगादी त्योहार है हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। जी हाँ, जो चैत्र माह का हिंदू नववर्ष का प्रथम दोस्तों जो माह होता है उसके प्रथम दिन ही हिंदू पंचांग के अनुसार उगादी का त्योहार मनाया जाता है। और यह जो उगादी त्योहार है वह कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना राज्यों के में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। जी हाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो मुख्य त्योहार है उगादी, और यह हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के प्रथम दिन में मनाया जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा ओडिशा के नृत्य और संगीत के उत्सव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं भेजे गए हैं। तो दोस्तों इनमें से जो नृत्य है रंगबीती है, जो नृत्य ओडिशा का संगीत उत्सव का नृत्य है। और 1956 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब बने थे। तो जी हाँ, यह आपको पता होना चाहिए कि जो 1756 में जो युद्ध होता है उसके बाद अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो सिराजुद्दौला है बंगाल के नवाब बनते हैं। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा
अगले क्वेश्चन पर बात करें, यहाँ पे आज क्वेश्चन पूछा गया है 5 दिसंबर को आईपीएल 2022 का। जी हाँ, आईपीएल 2022 से क्वेश्चन आना आरंभ हो चुके हैं। तो अब भविष्य में दोस्तों आईपीएल से क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाले हैं। तो एक बार मेरे से आप सभी से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपका यदि आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप आईपीएल को भी दोस्तों एक बार हल्का हल्का रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में आईपीएल से क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो यह जो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। और यहाँ पे ही दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही बीसीसीआई का दोस्तों जो मुख्यालय भी यहीं पर है, आपको यह भी पता होना चाहिए। बात की जाती है यहाँ पे पहला मैच से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब भविष्य में जो शिफ्ट होने वाली है आगे के दिनों में, तो उनमें दोस्तों जो फाइनल के बारे में पूछा जा सकता है कि 2022 का फाइनल का मैच कहाँ पे और किसके बीच खेला गया। तो आईपीएल 2022 का फाइनल मैच की बात की जाती है तो दोस्तों इसी बार जो आईपीएल में दो नई टीमें जोड़ी गई है, जिसका नाम है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से दो टीमें जोड़ी गई हैं। इनमें गुजरात टाइटंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे फाइनल में अपना खिताब जीता है, और जो राजस्थान रॉयल्स है जो विजेता रही है। तो इसके बीच 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो मोटेरो स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, हाल ही नाम उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, यदि आपने जो नाम बदले गए हैं वह क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको जो समझ 2022 में जिस किसी भी रेलवे स्टेशन का हो, चाहे शहर का हो या दोस्तों जो बंदरगाह है होती है, किसका भी नाम चेंज किया गया है, तो मुख्य 50 क्वेश्चन दोस्तों 2022 के आपको वहां दिया गया है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर 2022 में बदले गए नाम से एक जो वीडियो बनाया गया है उसके अंदर टॉप 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो दोस्तों वह भी आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए आईपीएल का जो फाइनल होता है 2022 का, उसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह खिताब जीता है और 2022 में दोस्तों अपना प्रथम ही सीजन में यह जो खिताब जीतने में सफल होती है। इसका आयोजन 29 मई को किया गया था और जो अहमदाबाद की मोटेरो स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो यहाँ से दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्टिकल 300A है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बात की जाती है कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया जाता है और 300A में रख दिया जाता है। जी हाँ, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1978 में होता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो 44वां संविधान संशोधन होता है वह 1978 में होता है। इसमें जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार होता था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर दोस्तों हटा दिया जाता है और आर्टिकल 300A में तहत कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात की जाए कि जो इस 44 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग नंबर 12 में आर्टिकल 300A में तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। जी हाँ, जो 44 संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे हटाकर भाग नंबर 12 और अनुच्छेद 300A में रखकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है, जबकि जो आरंभ में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के जो जी सतीश रेड्डी थे उनके जो स्थान पर अब डॉक्टर समीर वी कामत, जी हाँ, समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात की जाती है डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो होती है डिफेंस रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसका नाम है, फुल फॉर्म है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। और समीर वी कामत किसके स्थान पर बने हैं? तो जी सतीश रेड्डी। जी हाँ, जी सतीश रेड्डी के स्थान पर इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। RCOH विच फंक्शनल ग्रुप, तो ये जो कार्यात्मक समूह है वह किसको दर्शाता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है जो OH समूह जोड़ा जाता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड को दर्शाता है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो कार्यात्मक समूह है यह कीटोन को दर्शाता है। और जो COH है यह कार्बोक्सिलिक अम्ल को दर्शाता है। और CHO जो एल्डिहाइड को दर्शाता है। तो यह कार्यात्मक समूह के हिसाब से दोस्तों अभी तो RCOH COH से पूछा गया है, यहाँ पे OH से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
यहाँ पे C1 या कीटोन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से और एल्डिहाइड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये समस्त तथ्य पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है, तो अभी बात कर चुके हैं, मूल कर्तव्यों में से एक है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है एक मूल अधिकार नहीं जो सब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर बात की जाती है अगले क्वेश्चन पर, मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो जो बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग में जो रेस्ट टाइम होता है वह 1 मिनट का दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मुक्केबाजी में जो रेस्ट का समय दिया जाता है या हाफ के बीच में जो समय का दिया जाता है वह 1 मिनट का दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, जी हाँ, ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और किसके दोस्तों ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को, जी हाँ, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है कि नियुक्ति से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आपकी आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आप ये नियुक्ति जो मुख्य भारत में नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई है वह सभी दोस्तों देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है हर पारी में, हर शिफ्ट में यहाँ से पुटअप हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से कब पारित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 की, तो 1 अगस्त को पेश किया गया था। जी हाँ, 1 अगस्त 2022 को पेश किया गया और 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा से 8 अगस्त को पेश किया गया जाता है। तो यहाँ से आपको ये समस्त डेटे पता होनी चाहिए, तारीख पता होनी चाहिए, दिनांक पता होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन क्राउन के जो हस्तांतरित की जाती है? तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कब यहाँ पे सत्ता है जो ब्रिटेन क्राउन जो रानी विक्टोरिया के दोस्तों हस्तांतरित की जाती है? तो यहाँ पे 2 अगस्त 1858, जी हाँ, 2 अगस्त 1858 को जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को या रानी विक्टोरिया को जो भारत की सत्ता है वह हस्तांतरित कर दी जाती है। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है और जो यहाँ पे भारत में दोस्तों जो सत्ता की चाबी है जो ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के हाथों में चली जाती है। चलिएगा यहाँ से आपको यह डेट पता होनी चाहिए कि 2 अगस्त 1858 में यहाँ पे जो सत्ता का हस्तांतरण होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपर भीतर वाला भाग दोस्तों यहाँ पे 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहा जाता है, मध्य में जो मेटल पाई जाती है और कोर पाई जाती है। इस प्रकार से है पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड कहलाता है। जी हाँ, क्रोड कहलाता है। यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। जी हाँ, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, या सिल्वर ब्रोमाइड का, ये भी AgBr, जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए, यदि सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन में होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन में नहीं होगा, और यदि सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन में दिया गया था तो सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु है? तो यहाँ पे बात की जाए किस जो आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। तो यहाँ पे आवर्त की बात की जाती है तो आवर्त तो 7 होते हैं, और समूह की बात की जाती है तो 18 समूह होते हैं। 18वें समूह में जो इनर्ट गैसें होती है, जी हाँ, इनर्ट गैसें होती है, निष्क्रिय गैसें होती है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। 17वें ग्रुप की बात की जा रही है, इसको हेलोजिन समूह कहा जाता है, और हेलोजिन समूह को याद करने की ट्रिक है फिर कल बाहर INT। जी हाँ, फिर कल बाहर INT, फिर कल बाहर INT टेंशन में। तो यह इस प्रकार से जो 17 समूहों से याद करने की ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े आसानी से 17वें ग्रुप को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों समस्त यहाँ पे समूह की याद करने की ट्रिक यहाँ से स्टैटिक साइकी परिवार के द्वारा बताई जाने वाली है। आपको यहाँ पे बिल्कुल जो आवर्त सारणी होती है बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल अंगुलियों पे याद करवा दी जाएगी जब आपको आवर्त सारणी की क्लास बैठने वाली है। दोस्तों इसी प्रकार बने रहिएगा हमारे साथ। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है इनका संबंध है जो भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम नाट्यम है जो तमिलनाडु का है।
इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में जो भारत का दोस्तों जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं उनमें जो तीसरे नंबर पर आता है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे तो भारत का पहला जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हुआ करता है वह है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। इस प्रकार से इन जो पदकों की दोस्तों जो वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर पद्म भूषण आता है, उससे भी इसे सम्मानित किया गया है। फिर बात की जाए रुक्मणी देवी अरुंडेल जो भारतीय इतिहास में, जी हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो भारत के इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में यदि नामांकित किया गया है तो वह रुक्मणी देवी अरुंडेल है, और यह भरतनाट्यम से संबंधित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? तो जो स्वतंत्रता दिवस है इस पर प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? तो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और यहाँ पे गणतंत्र दिवस की बात की जाती है, तो गणतंत्र दिवस पर जो गणतंत्र दिवस का समारोह पे जो झंडारोहण किया जाता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर किया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर किया जाता है। और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर से यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। तो इसके विपरीत यदि गणतंत्र दिवस से पूछा जाता है तो गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि पिवोट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो पिवोट शब्द है बास्केटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, बास्केटबॉल में पिवोट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बास्केटबॉल के मुख्य जो शब्द काम में लिए जाते हैं ब्लॉकिंग है, ड्रिबलिंग है, फ्री थ्रो है, हेल्ड बॉल है, होल्डिंग है, जंप बॉल है, मल्टीपल थ्रोज है, पॉइंट पाइवोट है। तो इस प्रकार से शब्दों का बास्केटबॉल में चयन किया जाता है, तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और जो नरम दल में विभाजित होता है? तो यहाँ पे किसी जो अधिवेशन के बाद जो कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए तो बात करें 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है, इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। जो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और इस अधिवेशन के बाद ही जो गर्म दल और नरम दल में विभाजन होता है, इसमें गर्म दल का नेतृत्व करते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गर्म दल का नेतृत्व किया जाता है। इसीलिए जो गर्म दल का नेतृत्व करने वाले का नाम आता है तो सामने आता है लाल बाल पाल, और लाल बाल पाल ही दोस्तों गर्म दल का नेतृत्व किया करते थे। और नरम दल की बात की जाती है तो नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। फिर बात करें 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों पुनः दोनों दलों की गर्म दल और नरम दलों का आपस में विलय हो जाता है, तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए कि किस अधिवेशन के बाद तो गर्म दल और नरम दल का दोस्तों विभाजन होता है। गर्म दल और नरम दल की अध्यक्षता किसने की है पता होना चाहिए। और पुनः वापस ये कब एक दूसरे में विलय हो जाते हैं? तो जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जी हाँ 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसके अंदर यह है दोनों दलों का आपस में विलय हो जाता है। जो 1907 में विभाजन होता है 1916 में वापस इसका विलय हो जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें सॉरी दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करें, भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो दूसरे अभी हाल ही में दोस्तों नियुक्त किए गए हैं, तो वह कौन है? तो सबसे पहले बात करें सीडीएस, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम सीडीएस है वह बिपिन चंद्र थे। जी हाँ, बिपिन रावत थे। जी हाँ, बिपिन रावत भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुआ करते थे, जिनकी 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से यह दोस्तों पद अभी तक रिक्त रखा गया था, और अभी हाल ही में दोस्तों जो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है, और उनका नाम है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सितंबर 2022 में देश का नया सीडीएस बनाया गया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। और वह नाम है जो भारत के दूसरे सीडीएस है, जनरल अनिल चौहान को भारत के दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं, जो जनरल बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं। प्रथम सीडीएस है बिपिन रावत, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143, जी हाँ, आर्टिकल 143 के माध्यम से
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के लिए दोस्तों यहाँ पे परामर्श ले सकता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं की गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो महिलाओं के गर्भपात की जो सीमा बढ़ाकर पहले जो 21 माह हुआ करती थी, 21 माह नहीं सॉरी दोस्तों 21 सप्ताह हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब जो यहाँ पे 24 सप्ताह तक भी दोस्तों जो गर्भपात कर सकती हैं। तो यहाँ आपको कानूनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा बढ़ाई गई है। तो अब सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। जी हाँ 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है। तो जो mRNA होता है उससे जुड़े राइबोसोम का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करें राइबोसोम दानेदार संरचनाएं होती है जिन्हें पहली बार जॉर्ज पलाडी के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत घने कणों के रूप में खोजा गया था। तो आपको यह पता होना चाहिए उन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। तो आपको यह पता mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है या पॉलीसोम कहा जाता है। तो आपको यह पता होनी चाहिए। और यह जो पॉलीराइबोसोम होती है यह दानेदार संरचनाएं होती है जिन्हें पहली बार जॉर्ज पलाडी के द्वारा 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत घने कणों के रूप में खोजा गया था। तो आपको दोस्तों इसकी खोज से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द एज लिमिट इन यूथ बॉक्सिंग। तो जो यूथ बॉक्सिंग में जाने के लिए एज लिमिट या क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे 15 से 16 साल। जी हाँ जो यूथ कंपटीशन की एज है 17 से 18 साल से ओल्ड, और अंडर 19 में जो जूनियर में कंपटीशन में एज होती है वह 15 से 16 ईयर्स होती है। जी हाँ अंडर 17 के लिए 15-16 और जो यूथ कंपटीशन के लिए एज 17 से 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर बात की जाती है ओलंपिक मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए। जी हाँ ओलंपिक मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओलंपिक में जाना चाहते हैं खिलाड़ी तो उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन बन गई है। तो जो ई विधान एप्लीकेशन दोस्तों लागू करने वाला भारत का पहला कागज रहित विधानसभा कौन सा बन गया है। तो यह है नागालैंड राज्य। जी हाँ नागालैंड राज्य कागज फ्री ई विधान एप्लीकेशन दोस्तों लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ से पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महारानी ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना होती है। तो इसमें जो गठन की बात की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 दोस्तों यहाँ पे 1600 कई पुस्तकों में 1600 ईस्वी दी गई है। महारानी एलिजाबेथ, जी हाँ महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 ईस्वी में इसे विशेषाधिकार के तहत दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। तो आपने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से पहले किस राजा ने दिल्ली पर शासन किया था। तो पृथ्वीराज चौहान से पहले तो इसके जो पिताजी हुआ करते थे सोमेश्वरा, जी हाँ सोमेश्वरा ने यहाँ पे शासन किया था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं भेजे गए स्टूडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे सोमेश्वरा के अलावा भी यहाँ पे किस हिसाब से ऑप्शन देगी तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। क्योंकि यदि सोमेश्वरा ऑप्शन में है तो सोमेश्वरा आंसर होगा, और यदि यह सोमेश्वरा नहीं ऑप्शन में है तो फिर जो अनंगपाल द्वितीय है जिसे अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान से पहले यहाँ पे शासन किया था। तो यहाँ पे अनंगपाल द्वितीय या जो अनंगपाल तोमर ऑप्शन में होगा तो यह भी सही हो सकता है। किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। जी हाँ अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, जीएसटी और जो वेल्थ टैक्स होता है। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। जी हाँ प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ पे जो वेल्थ टैक्स है जो संपत्ति कर है यह एक प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जी हाँ वेल्थ टैक्स ही केवल प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष कर है जिसमें चाहे सीमा शुल्क हो या उत्पाद कर हो या जीएसटी हो दोस्तों यह समस्त जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है जबकि जो संपत्ति कर है यह एक प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह आज ही के दिन में 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है
और ये गर्म स्थानीय पवन है। जी हाँ, गर्म स्थानीय पवन है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए गर्म स्थानीय पवन है जिसे लू कहा जाता है, और यह ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चला करती है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो प्रोटीन किस एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है, तो जो प्रोटीज एंजाइम होता है, जी हाँ, प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, और यह आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है मार्केट प्लेस किस योजना के तहत उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों जो मार्केट प्लेस किस योजना के तहत उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पे बात की जाती है J&K की। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कौन है, तो आपको यह पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जी हाँ, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, और ये इन्हीं मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अवसर योजना, जी हाँ, अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का जो कार्यकारी भाषा है वैसे हिंदी या अंग्रेजी है। तो किस संविधान या किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद की जो कार्यकारी भाषा है वह या तो हिंदी हो सकती है या अंग्रेजी। तो यहाँ पे बात की जाती है आर्टिकल 120 की। जी हाँ, आर्टिकल 120 में जो संसद की कार्यवाही के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो आर्टिकल 120 के तहत ही दोस्तों यहाँ पे संसद में हिंदी या अंग्रेजी में दोस्तों यहाँ पे कार्यवाही के लिए चुना जाता है। चलिएगा इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में जो किस अधिकार मौलिक अधिकार के माध्यम से दी जाती है, और यह आर्टिकल 25 से 28 तक है। जी हाँ, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, जी हाँ, धर्म की स्वतंत्रता के नाम से यहाँ पे दिया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो अभी हाल ही में 5 दिसंबर की दोस्तों जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें यह क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया है, और यहाँ पे जो चौथी शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो केरल राज्य का लिंगानुपात की बात की जाती है, तो केरल राज्य साक्षरता के साथ साथ लिंगानुपात में भी सबसे अधिक है, जिसमें प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। जी हाँ, सबसे अधिक लिंगानुपात है जो कि केरल का है। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाती है, सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा की है। जी हाँ, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। और सबसे अधिक साक्षरता की बात की जाती है वह भी केरल में है। जी हाँ, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है। और सबसे कम साक्षरता की बात की जाती है तो वह बिहार में है। जी हाँ, सबसे कम साक्षरता की बात की जाती है तो बिहार राज्य की साक्षरता सबसे कम है। तो आपको यह एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली। तो 16 अप्रैल 1853। जी हाँ, 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन जो कि बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक तय की गई है। तो दोस्तों जो बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में रेलवे की शुरुआत की जाती है। तो रेलवे के जनक के रूप में देखा जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है। तो यहाँ पे केलुचरण महापात्रा पे बात करने वाले हैं। तो केलुचरण महापात्रा है जो कि उड़ीसा राज्य के शास्त्रीय नर्तक है, ओडिसी दोस्तों। जी हाँ, ओडिसी नृत्य के शास्त्रीय नृत्यक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। जी हाँ, उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, केलुचरण महापात्र है। और यह ओडिशा के प्रसिद्ध अन्य नर्तकों की बात की जाती है तो वह सुजाता महापात्र है, केलुचरण महापात्र है, रतिकांत महापात्र है, गंगाधर प्रधान है। यह समस्त है जो ओडिसी राज्य के शास्त्रीय नर्तक हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा बात की जाती है भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, बाला सरस्वती है, पद्म सुब्रमण्यम है या आदि इस प्रकार से है।
कुचिपुड़ी के जो कुचिपुड़ी राज्य आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उसमें शोभा नायडू प्रसिद्ध कलाकार है, राजा और राधा रेड्डी है, यामिनी रेड्डी है, अरुणिमा कुमार है। इसी प्रकार असम का जो शास्त्रीय हुआ करता है, सत्रिया की दोस्तों रंजू मोनी है, श्री ममता शंकर देव। इस प्रकार से आपको यह पता होना चाहिए। यह जो मुख्य नृत्य कलाकार शास्त्रीय नर्तक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट। किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जो अपूर्ण का विमोचन किया है। जो कमेंटरेटर संजय मांजरेकर है, जी हाँ संजय मांजरेकर की है जो ऑटोबायोग्राफी है वह है इम्परफेक्ट। तो इस प्रकार से आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकरंग जो फेस्टिवल है वह कहाँ मनाया जाता है। जो लोकरंग फेस्टिवल है यह मध्य प्रदेश में आदिवासियों की लोक कला अकादमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। जी हाँ, जो लोकरंग उत्सव है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। और जो लोकरंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, गणतंत्र दिवस को हर साल यहाँ पे लोकरंग महोत्सव मनाया जाता है। ये 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, मामा की नगरी, जी हाँ मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की बात की जाती है मामा शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की एसआई जो यूनिट है उसे क्या कहा जाता है। तो विद्युत आवेश की एसआई यूनिट को कूलाम्ब, जी हाँ कूलाम्ब कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात की जाती है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है उसे एम्पियर कहा जाता है। और यहाँ पे बात की जाती है विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट को कहा जाता है। और कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट की बात की जाती है तो ये जूल को कहा जाता है। आपको ये मुख्य एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें, सिल्वक्रम की खेती को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेरिकल्चर कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पे अवसादी चट्टान के बारे में बात की जाती है। अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से खनिज तौर पर बलुआ पत्थर निकलता है, चूना पत्थर निकलता है, स्लेट निकलती है, कांग्लोमरेट निकलता है। और नमक की चट्टान और सेलखरी जो निकलती है वह अवसादी प्रकार की चट्टानों से ही निकलता है। तो आपको यह पता होना चाहिए। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है। ओडिसी से, इसके बारे में बात कर चुके हैं। यह दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। ये तीसरी शिफ्ट में पूछा गया और चौथी शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पंगचोलाम किस शास्त्रीय नृत्य के लिए परफॉर्म किया करते हैं। तो जो पंगचोलाम है वह मणिपुरी नृत्य के लिए परफॉर्म किया करते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कर्नाटक की सरकार ने पुण्यकोटि दत्तू योजना, जी हाँ पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो किच्चा सुदीप को, जी हाँ किच्चा सुदीप को जो पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है या दोस्तों नियुक्त किया है। तो आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज 5 दिसंबर की जो समस्त, जी हाँ 5 दिसंबर की समस्त शिफ्टों के एनालिसिस हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास, भाइयों के पास दोस्तों शेयर कीजिए ताकि वह भी एग्जाम का एनालिसिस देख सके। और जो स्टूडेंट 1 दिसंबर से लेकर, जी हाँ 1 दिसंबर से लेकर रोजाना बिल्कुल एनालिसिस देख रहा है और वह एनालिसिस के हिसाब से किन जो हर शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस प्रकार से नियमित रूप से यदि अध्ययन कर रहा है तो उसके अवश्य ही दोस्तों बाकी के स्टूडेंटों की तुलना में 5 से 10 नंबर, जी हाँ 5 से 10 नंबर उसके अधिक होने वाले हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 5 से 10 नंबर उसके अधिक प्राप्त करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिपीटेशन है वह किस प्रकार से हो रहा है वह स्टूडेंट ही कवर कर पाएगा। जो रेगुलर जो एनालिसिस देख रहा है वह स्टूडेंट ही कवर कर पाएगा और अपने 5 से 10 नंबर वह कंफर्म कर पाएगा। तो दोस्तों यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका परिवार भी थोड़ा बड़ा हो सके। और आपको इसी प्रकार जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय से उस वीडियो को देख पाएंगे और अपनी जो तैयारी में दोस्तों और भी सुदृढ़ और महसूस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले एनालिसिस से 6 दिसंबर के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।